फिर लकी अपनी आंखें बंद करके अपने मन में बोला कि ऐसा कोई नहीं है जो अचिंत्य के दिल में प्यार दया जगा पाए। क्या ये जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे? ऐसा कहते हुए लकी को अफसोस हो रहा था। इधर अचिंत्य अपने घर में आया। अचिंत्य का आलीशान मेंशन किसी राजा के महल से कम नहीं लग रहा था। साइड साइड में बड़े बड़े आलीशान स्पंज सोफे रखे थे जिस पर स्पंजी कुशन्स रखे हुए थे। घर पूरा वाइट चीजों से भरा था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। फिर अचिंत्य अपने कमरे में आया जो सबसे ऊपर के फ्लोर पर था। अचिंत्य का कमरा तो और भी ज्यादा खूबसूरत था। चारों तरफ के वॉल ग्लास के थे, उसके ऊपर व्हाइट पर्दे लगे हुए थे। रूम के बीच में एक किंग साइज बेड था जिस पर 4 बड़े बड़े तकिए रखे हुए थे। बेड के पीछे वाले दीवार पर अचिंत्य की एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी जिसमें अचिंत्य अपनी शर्ट की स्लीव की बटन को पकड़े हुए नीचे की तरफ देख रहा था। लेफ्ट साइड में अचिंत्य का वॉशरूम था और उसके जस्ट साइड में उसका बड़ा सा क्लोसेट था जिसमें एक तरफ के रोलर में अचिंत्य के जॉगिंग के कपड़े थे, दूसरी साइड में यूएसए का बिजनेस सूट था, तीसरी साइड में उसके कैजुअल कपड़े थे और चौथे में उसके नाइट वेयर थे। वही 5वें में ऐसे कपड़े रखे थे जिसे अचिंत्य ने कभी हाथ भी नहीं लगाया था। ऐसे ही उसके घड़ी के रोलर थे और जूते, स्लीपर, सन ग्लासेस, शेड्स, टाई, सभी चीजों का कॉम्बिनेशन था अचिंत्य के पास। अचिंत्य ने एक नजर अपने रूम को देखा और चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर वैसे ही पेट के बगल सो गया। कुछ वक्त बाद लकी अचिंत्य के रूम में आया क्योंकि सिर्फ लकी को ही अचिंत्य के रूम में जाने की परमिशन थी। जब भी साफ सफाई होती थी तो लकी खुद वहां खड़ा रहता था। लकी अंदर आकर अचिंत्य को देखते हुए उसके शूज उतार दिए और फिर उसे ब्लैंकेट से कवर करके लाइट ऑफ कर दिया। फिर वो बाहर आकर अचिंत्य का रूम लॉक करके बोला, एसएस, आपने खुद को इतना पत्थर दिल क्यों बना लिया है? जब आप 22 साल के थे तब से आपको देख रहा हूँ। वो खुशी कहाँ चली गई? कहाँ गया वो अचिंत्य जिसके आने से सबके चेहरे खिल जाते थे, जो कभी सबकी जान हुआ करता था? आज 5 साल बाद इस अचिंत्य को देखो तो कोई नहीं कह सकता कि ये वही है। आज इन्हें देखने भर से सबकी रूह कांप जाती है। देखने की तो छोड़ो, नाम सुनकर भी लोग डर जाते हैं। फिर वो अपनी आंखें बंद करके बोला, काश कोई ऐसा आ जाए जो अचिंत्य की लाइफ में भी खुशी ले आए, जो अचिंत्य को एक बार फिर से प्यार और इंसानियत पर भरोसा दिला पाए। इतना बोलकर वो भी अपने रूम की तरफ चला गया। सुबह का वक्त, वतर्क कॉलेज। एक लड़की पेपर में कुछ पढ़ रही थी कि तभी दूसरी लड़की, जिसकी उम्र 23 के आसपास रही होगी, ब्लैक कलर के जीन्स पर पिंक कलर की जॉर्जेट कुर्ती पहने हुए, अपने बालों को पोनी स्टाइल में बांध रखा था और फेस पर थोड़ा मेकअप था और ग्लो भी, और वो थोड़ा एटीट्यूड में भी थी, लेकिन वो बहुत अच्छी लग रही थी। तभी वो पेपर पढ़ रही लड़की के कंधे पर पीछे से हाथ रखकर बोली, यार खनक, तू तब से क्या देख रही है? तभी पेपर पढ़ रही लड़की पलट गई। उसकी उम्र लगभग 21 रही होगी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, गोल सा चेहरा, बड़ी बड़ी पलकें, पिंक कलर के हार्ट शेप होंठ और होठों के पास एक काला तिल जो उसके चेहरे को और भी खूबसूरत बना रहा था। कहने का मतलब काफी खूबसूरत थी वो। उसके लंबे भूरे रेशमी बाल जो उसकी कमर तक आ रहे थे, लेकिन उसने अभी चोटी कर रखी थी, पर आगे के कुछ बाल उसके कर्ल थे और बार बार उसके गोरे से फेस पर आ रहे थे। लगभग 5.3 इंच रही होगी। उसने डार्क ग्रीन कलर का फूल थे और बार बार उसके गोरे से फेस पर आ रहे थे। उसकी हाइट लगभग 5.3 इंच रही होगी। उसने डार्क ग्रीन कलर का फुल स्लीव का अनारकली सूट पहना हुआ था जिसमें उसके गोरे हाथ और गोरा बदन और भी ज्यादा निखर रहा था। उसकी खूबसूरती को देखकर कोई भी उसके ऊपर फिदा होने से खुद को ना रोक पाए। कुल मिलाकर खनक को अप्सरा कह सकते हैं। वो बोली, यार श्रेया, देख ना, हमारा एनुअल फंक्शन है और तू जानती है ना कि मुझे घर जल्दी जाना है, इसीलिए सोच रही थी कि मेरा परफॉर्मेंस पहले हो जाएगा, लेकिन ये देखना, मेरा तो आखिरी में कर दिया गया है। तब तक तो बहुत सारे लोग चले जाएंगे। तभी पीछे से एक लड़की आई जिसने व्हाइट कलर की शर्ट पर रेड कलर की लॉन्ग स्कर्ट पहनी हुई थी और अपने बालों का जूड़ा बनाया था और उसके चेहरे पर बिल्कुल भी मेकअप नहीं था, लेकिन वो भी अच्छी लग रही थी। पर
खनक के आगे तो उसकी खूबसूरती कम ही थी। वो खनक और श्रेया के पास आकर बोली, यार मैंने सुना है कि कोई नए और बहुत ही हाई क्लास पर्सन आने वाले, और तेरा परफॉर्मेंस हर साल अच्छा होता है, इसलिए तुझे आखिरी में रखा है। ये सुनकर श्रेया बोली, तन्वी तुझे किसने कहा ये सब? ये सुनकर तन्वी बोली, मैंने खुद सुना प्रिंसिपल को मैनेजर से बात करते हुए। ये बात वो चहकते हुए बोली थी, पर ये सुनकर खनक उसके सर पर मारते हुए बोली, तेरी आदत कब जाएगी चुपके चुपके लोगों की बात सुनने की? ये सुनकर तन्वी अपना सर सहलाकर बोली, यार जब अपनी बात हो तो सुन लेनी चाहिए ना। ये सुनकर सब हंसने लगे। फिर खनक बोली, तन्वी श्रेया यार अब चलना चाहिए। तुझे तो पता है ना कि मुंबई की ट्रैफिक अगर ज्यादा हुई तो घर ट्रेन से जाना पड़ेगा, और लोकल ट्रेन की भीड़ भाड़ मैं नहीं झेल सकती हूँ। ये सुनकर सबने हाँ में सर हिलाया और खनक के साथ कॉलेज के बाहर आ गए। तभी खनक, श्रेया और तन्वी के सामने 3 लड़के आकर खड़े हो गए। उन्हें देखकर तन्वी बोली, ये फिर से आ गए खनक, लगता है पिछली बार की बेइज्जती भूल गए हैं। ये सुनकर खनक बोली, भूल गए हैं तो क्या हुआ, हम है ना, फिर से याद दिला देते हैं, क्यों? खनक ने ये कहा ही था कि तीनों सहेलियां एक साथ हंसने लगी, और ये देखकर सामने खड़े लड़कों में से एक लड़का आगे आकर बोला, तुम जानती नहीं हो मुझे खनक त्रिपाठी, कि मैं क्या चीज हूँ? ये सुनकर खनक बोली, हाँ मैं जानती हूँ ना, अभी एग्जाम में चीट करते हुए पकड़े गए और रेस्ट्रिगेट हो गए थे, वही हो ना तुम? फिर तन्वी आगे आकर दूसरे लड़के की तरफ इशारा करके बोली, और तुम वही हो ना जो गर्ल्स हॉस्टल में घुस गए थे और गर्ल्स ने तुम्हें चोर समझकर पीट दिया था? ये सुनकर लड़कों का गुस्सा बहुत बढ़ गया था। तभी पहला वाला लड़का खनक का हाथ पकड़ने के लिए आया, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, खनक ने उसके हाथ को उसकी पीठ से लगाकर मोड़ दिया और बोली, खनक की मासूमियत पर मत जाना, समझ गए? नहीं तो उस दिन तो सिर्फ तुम्हें सबके सामने मुर्गा बनाया था, अब की बार तुम्हारे इस फटेले चेहरे पर कालिक लगवाकर पूरे कॉलेज में घुमा दूंगी, समझ में आई ना? इतना बोलकर खनक ने उसे आगे की तरफ धकेल दिया। फिर वो सब मुस्कुराते हुए घर और हॉस्टल की तरफ चली गई। तो दूसरा लड़का आगे आकर बोला, यार शरद, ये तो हमारी धज्जियां उड़ाकर चली गई यार, इसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं हम? ये सुनकर शरद गुस्से में बोला, नहीं निखिल, तुझे क्या लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा इन्हें। फिर तीसरा लड़का आगे आकर बोला, फिर क्या करेंगे हम शरद? शरद अपनी एक आईब्रो उठाकर बोला, सचिन, ये लड़की बहुत तेज है ना, और कभी खुद को हाथ नहीं लगाने देती ना, तो अब बस एनुअल फंक्शन का इंतजार कर। इतना बोलकर शरद डेविल स्माइल करने लगा। फिर वो अपने मन में बोला, अब देखता हूं तुम्हारा कितना हाथ चलता है और तुम्हें कौन बचाता है, तुम्हें कोई चाह कर भी नहीं बचा पाएगा। शाम का वक्त, खनक का घर। इधर खनक घर आई तो देखा उसके पापा हरीश चंद्र और उसके चाचा हरिकांत त्रिपाठी सोफे पर बैठकर बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी नजर दरवाजे पर गई तो खनक को देखकर दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी खनक की चाची विद्या जी और उसकी मम्मी शोभा जी किचन से बाहर आई। विद्या जी हरिकांत को देखकर बोली, देखिए अभी तक खनक नहीं आई है, जाने कहाँ है ये लड़की? ये सुनकर हरिकांत जी ने सामने इशारा किया तो विद्या जी खनक को देखकर बोली, बेटा जाना जल्दी से, तेरी स्वीटी दी तुझे बुला रही है। स्वीटी विद्या जी और हरिकांत जी की बेटी थी, लेकिन खनक से बड़ी थी। तभी सामने से एक लड़का आया जिसकी उम्र 24 रही होगी। देखने में काफी अट्रैक्टिव था, बॉडी भी सही थी और बाल भी मस्त सेट किए हुए थे। रंग थोड़ा दबा हुआ था और चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। वो खनक की तरफ आकर बोला, खनक स्वीटी के कमरे में चल, बात करनी है तुझसे। ये सुनकर खनक को अजीब लगा तो वो लड़के की तरफ देखकर बोली, रोहन भैया, आज मेरा जन्मदिन भी नहीं है और ना मेरा रिजल्ट आया है, फिर आप सबको मुझसे ही क्यों बात करनी है? रोहन खनक का बड़ा भाई था और शोभा जी और हरीश चंद्र जी का बड़ा बेटा भी था। तभी दूसरा लड़का भी आया और वो भी लगभग रोहन की ही उम्र का था। रोहन की तरह तो नहीं, पर वो भी दिखने में ठीक ठाक था। वो बोला, क्योंकि तेरी क्लास जो लेनी है। उसे देखकर खनक मुंह बनाकर बोली, राहुल भैया, अगर आप भूल रहे हैं तो आपको बता दो कि जब आपके नंबर कम आते हैं तब आपकी क्लास लगती है, मेरी नहीं। राहुल विद्या जी का बेटा था, लेकिन खनक से वो भी उतना ही प्यार करता था जितना कि रोहन।
तभी एक 6 साल का छोटा सा लड़का खनक के पास दौड़ते हुए आया और उसे देखते हुए बोला, दीदी आप कहाँ थी? मैंने आपको बहुत मिस किया। ये सुनकर खनक उसके सामने बैठकर अपने बैग से एक चॉकलेट निकालकर मुस्कुराकर उसे देते हुए बोली, मेरा छोटा सा क्रश, तुमने दीदी को इसीलिए याद किया था ना? चॉकलेट लेते हुए कृष बोला, आप मेरी सबसे प्यारी दीदी हो। इतना बोलकर कृष ने खनक के गाल पर एक किस किया और कमरे की तरफ भाग गया। कृष विद्या जी का छोटा बेटा था। फिर खनक सबकी तरफ देखकर बोली, मैं दी से मिलकर आती हूँ। इतना बोलकर वो अपने रूम में चली गई। रूम में जाकर देखा तो स्वीटी गुमसुम सी बेड पर बैठी हुई थी। ये देखकर खनक को बुरा लगा तो वो पीछे से स्वीटी को पकड़कर बोली, मेरी स्वीटी देखो क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बैठी हो? ये सुनकर स्वीटी पलटकर खनक का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाकर बोली, यही तो बात है ना खनक, कि तुझे कुछ पता ही नहीं होता कि घर में क्या चल रहा है। ये सुनकर खनक कंफ्यूज होकर बोली, क्या हुआ दीप, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मुझे क्या नहीं पता। तभी रोहन और राहुल रूम के अंदर आ गए और रोहन खनक को देखकर बोला, देख खनक, जो बात हम तुझसे करने जा रहे हैं ध्यान से सुन। पहली बात तो ये कि हम समझ रहे हैं तेरी भावनाओं को, लेकिन तू बिना बात सुने और समझे रिएक्ट मत करना। ये सुनकर खनक भी सीरियस हो गई और बोली, क्या बात है भैया, आप सब ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? कोई सीरियस बात हो गई है क्या? राहुल खनक का हाथ पकड़कर बोला, देख खनक, हमें पता है कि तू सच का साथ देती है और कभी नहीं डरती है, लेकिन बात अभी हमारी फैमिली की है, तो अब थोड़ा दिमाग से काम लेना है। खनक सबकी बात को बहुत ध्यान से सुन रही थी। तभी रोहन बोला, तुझे याद है ना कि पापा और चाचा जब इंदौर से लौट रहे थे तब एएसएस के आदमी ने एक आदमी को मार दिया था और पापा और चाचा ने ये सब अपनी आंखों से देखा था। ये सुनकर खनक बोली, हाँ लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे? मुझे तो याद है कि पापा और चाचा जी उनके आई विटनेस है। राहुल खनक से क्या कहने की कोशिश कर रहा है और क्यों, और क्या करने वाला है शरद खनक के साथ? आखिर क्यों बन गया है अचिंत्य इतना पत्थर दिल, और कौन है वो जो खनक के कॉलेज में आने वाला